Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of pharmacology. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। डैट इज़ कि जब कभी भी हम जो है कोई ड्रग लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या फिर आपको फीवर है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है आप क्या लेते हैं? मेडिसिन, या फिर जिसको हम बोलते हैं ड्रग। ड्रग जब आप लेते हैं तो वो ड्रग जब हमारे बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या इफेक्ट शो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। डैट इज़ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। डैट इज़ हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। तो इसमें आपको पढ़ना है ADME, डेट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और यहाँ पे एलिमिनेशन। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ड्रग एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू जो है जो हमारा ड्रग होता है वो कहाँ पे एंटर करता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दूसरा आपका बायो अवेलेबिलिटी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? यहाँ पे मेटाबोलाइज करता है किसको? ड्रग को, बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब जो है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग क्या होता है? सबसे पहले उसका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, देन आफ्टर वो कहाँ पे जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और यहाँ पे कभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो हो जाएगा आपका किसके? यहाँ पे लिवर के थ्रू। देन हम बात करें यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? ये फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग डैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब जो है कि आपने कितना ड्रग, मान लीजिए आपने जो है कोई 100 mg का ड्रग लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मान लीजिए हुआ, तो यहाँ पे 20 mg ड्रग जो है यहाँ पे क्या हुआ? रिमूव हो गया। और हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना पहुँचा? 80 mg। तो ये जो 80 mg जो आपका यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच रहा है, वही क्या होगा? इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। दिया तो हमने कितना? 100 था, लेकिन पहुँचा कितना है? 80। तो जितना पहुँचा है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? बायो अवेलेबिलिटी। देन हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी कंपार्टमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो जितने भी हमारे बॉडी कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे उसका रिसेप्टर होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्प्रेड होता है। इसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ पे? बॉडी में, ठीक है। और हाई वीडी डेट इज़ मोर टिश्यू बाइंडिंग। मतलब किसी ड्रग की अगर जो है हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब कि वो जो ड्रग है वो टिश्यू से जो है बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा बाइंड कर रहा है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मेटाबोलाइट्स। मतलब ड्रग को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मेटाबोलाइट्स में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये देखिए दो फेज में हो सकता है, एक वन होता है फेज़ 1 और दूसरा होता है आपका फेज़ 2। फेज़ 1 में जो है ऑक्सीडेशन की वजह से की हेल्प से हो सकता है, या फिर ड्रग का रिडक्शन हो जाए, या फिर जो है आपका ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो जाए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मेटाबोलाइट्स में। और ये किस एंजाइम के थ्रू होता है? यहाँ पे CYP450 एंजाइम जो है इसमें मेजर रोल प्ले करता है कि ड्रग को मेटाबोलाइट्स बनाने में। देन यहाँ पे फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कंजुगेशन रिएक्शन, जिसमें आपका यहाँ पे ग्लूकोनाइडेशन और यहाँ पे सल्फोनेशन होता है, जिसमें जो है क्या होता है? जो हमारा ड्रग होता है वो चेंज होता है किसमें? मेटाबोलाइट्स में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ड्रग यहाँ पे फ्रॉम द बॉडी। मतलब बॉडी से, अब जाहिर सी बात है कि ड्रग सबसे पहले जो है उसको आपने इंजेस्ट किया, फिर वो जो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर उसका जो है क्या हुआ? आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। अब जाहिर सी बात है जब वो अपना सारा काम कर चुका है तो जाहिर से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा? आपका बॉडी से स्लफ ऑफ होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन, जिसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे जो सिक्रीशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इन द किडनी। मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं, री एब्जॉर्प्शन होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कभी कभी जो है रिवर्स फिनोमेना को फॉलो करते हैं। मतलब जो है कि एक बार एब्जॉर्ब हुए, फिर वो आपका किडनी में गए, फिर वहाँ से फिर क्या हो गए? रीएब्जॉर्ब। और रीएब्जॉर्ब कौन से ड्रग होते हैं? देखिए जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, ठीक है, नॉन आयनिक, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर वो क्या करेंगे? रीएब्जॉर्प्शन की फिनोमेना जो है वो शो करते हैं।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ की, तो यहाँ पे टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन टू रिड्यूस बाई हाफ, मतलब जो है जितना ड्रग का कंसनट्रेशन आपने लिया है वो अपने कंसनट्रेशन का हाफ जब जो बचता है, ठीक है, कितने टाइम में हाफ वो होगा, तो उसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ। देन आफ्टर हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। सबसे पहले इसके पहले हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें ये था कि जो है हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। अब मान लीजिए कोई बीमार था, उसको आपने ड्रग दिया, ठीक है, अब वो ड्रग जो है बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी के साथ क्या करेगा, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिसेप्टर्स को, तो यहाँ पे प्रोटीन डेट ड्रग बाइंड टू फॉर इफेक्ट, मतलब जो है रिसेप्टर्स क्या है, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ड्रग बाइंड करता है और अपने इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिवेट्स रिसेप्टर फॉर मैक्सिमम एफर्ट। मान लीजिए कोई एक रिसेप्टर है, मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है, और आपका जो है मान लीजिए ये कोई एक ड्रग है। अब यहाँ पे ड्रग जो है आएगा और यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, और अगर ये जो ड्रग जो है ना, इसकी इफेक्टिविटी या फिर जो इसके इफेक्ट को अगर इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। वहीं पे अगर कोई दूसरा ड्रग है, मान लीजिए कोई दूसरा ड्रग है, अब वो ड्रग आया और आने के बाद यहाँ पे बाइंड किया और इसके इफेक्ट को क्या किया, यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया, या फिर जो है क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटागोनिस्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो है क्या करना, उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। पोटेंशियल क्या होती है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमको रिक्वायर्ड होगा किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही उसकी ड्रग की क्या हो जाएगी, पोटेंसी हो जाएगी। मान लीजिए कोई ड्रग की पोटेंसी 50 है, ठीक है, अब मान लीजिए 50 mg अगर आप देंगे वो ड्रग, तब जाके वो काम करेगा। अब मान लीजिए आपने इनिशियल स्टेज 20 दिया, ठीक है, तो 20 mg देंगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 40 देंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब तक आप इसको यहाँ पे 50 mg नहीं देंगे तो यहाँ पे इसको कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती। अगर 50 आपने दिया और इसकी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई, या फिर इसका इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो है कंसंट्रेशन जो होती है वो उस ड्रग की पोटेंशियल होती है कि इससे कम अगर आप देंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, और यहाँ पे इससे कम अगर रहेगा तो वो जो अपने फंक्शन को शो नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा कोई ड्रग पोटेंट होगा तो यहाँ पे लोअर डोज रिक्वायर्ड, मतलब जाहिर सी बात है जितना पोटेंट ड्रग होगा उतना जो है उसका डोज हम जो है कम करके देंगे, ठीक है, लोअर डोज रिक्वायर्ड होगा। अब मान लीजिए कोई ड्रग जो यहाँ पे लेस पोटेंट है, अब लेस पोटेंट है तो उसकी जो है डोज हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डोज आप बढ़ाएंगे नहीं तो जो हमको डिज़ायरेबल इफेक्ट चाहिए वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी तो यहाँ पे लोअर डोज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इफिकेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन बी अचीव, मतलब एक ड्रग जो है कितना जो है आपका मैक्सिमम इफेक्ट अचीव कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफिकेसी। देन हम बात करें यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स जानते हैं ये क्या होता है, एक सेफ्टी मार्जिन होता है किसका, यहाँ पे ड्रग की। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे LD50/ED50, इसमें जानते हैं क्या होता है कि मतलब एक रेंज यहाँ पे जो है सेट की जाती है कि उस रेंज से अगर बाहर हुआ या फिर जो है उस रेंज से जो है ज़्यादा एग्रीवेट कर गया तो वो ड्रग जो है उसको हम थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नैरो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स कुछ ड्रग के होते हैं, जैसे आपका डाइगोजिन हो गया, लिथियम होगा, वारफरिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया। इसमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली। मान लीजिए ये आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ड्रग का जो यहाँ पे होता है ये थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, ये नैरो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स होगा, मतलब ये ड्रग जो है इसी कंसंट्रेशन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर ये डोज इसका बढ़ा देंगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनकी जो है हम यहाँ पे जो है थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो है उनकी टॉक्सिसिटी ना हो। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शन की सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे अल्टरेशन इन द ADME, मतलब जो है अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है इनको क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमारा जो एंजाइम होता है CYP450 इंडक्शन करना पड़ेगा, या तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा या फिर इसकी एक्टिविटी को
डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इंड्यूसर का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, वो रिसेप्टर क्या कर रहा है कि मान लीजिए हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है, और अगर आपने जो है इंड्यूसर दे दिया, यहाँ पे इंड्यूसर दे दिया उस मतलब उस वहाँ पर ड्रग, कोई इंड्यूसर ड्रग दे दिया, तो इंड्यूसर ड्रग क्या करेगा, 30 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और यहाँ पे हार्ट रेट को और बढ़ाएगा। और यहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हमको क्या होता है यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, मतलब जब हमारा हार्ट रेट स्लो होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम देते हैं इंड्यूसर देते हैं, और वो इंड्यूसर क्या करता है, यहाँ पे जो हार्ट का रिसेप्टर है वहाँ पे जो है बाइंड करता है और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिफाम्पिसिन हो गया, यहाँ पे कार्बामाजिपिन हो गया, फेनाटोइन जो कि यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इनहिबिटर मिलेंगे, यहाँ पे कीटाकोनाजोल, इरिथ्रोमाइसिन और यहाँ पे ग्रेप फ्रूट जूस जो कि क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ड्रग आया और ये ड्रग जो है आपका यहाँ पे इनहिबिटर है, तो जैसे ही ड्रग इस पे बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। मान लीजिए ये रिसेप्टर जो है क्या करता है, बीपी को या पे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में आपका यहाँ पे हाइपर टेंशन हो गया, मतलब हार्ट बीट बहुत बढ़ गई, अब ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनहिबिटर देंगे तो ये ड्रग जो है आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बाइंड कर देगा और यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे इनहिबिट करेगा तो आपका जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। तो इनहिबिटर क्या करता है कि जो जो नॉर्मल फंक्शन से जो है उस एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और इंड्यूसर क्या करता है, उस एक्टिविटी को क्या है, बढ़ा देता है। तो इसको जो है हम अपोजिट केस में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इंड्यूसर है तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया अगर हो गया है तो इंड्यूसर देंगे तो उसको जो है वो नॉर्मल कर देगा, और किसी को अगर यहाँ पे हाइपर टेकिकार्डिया है, टेकिकार्डिया उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इनहिबिटर दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसके जो इफेक्ट को लो कर देगा। तो यही काम होता है आपका इंड्यूसर और इनहिबिटर का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे एडिटिव, सिनर्जिस्टिक और यहाँ पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट वेरिएबल जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हो जाएगा आपका ओरल, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, और ये जो है क्या है, यहाँ पे स्लो ऑनसेट भी होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंट्रावेनस, तो इंट्रावेनस जो ड्रग होता है इसमें आपको जो है यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी दिखती है। इसमें आपको 100% बायो अवेलेबिलिटी क्यों दिखेगी, क्योंकि इसमें जो होता है आपका ड्रग का यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो आपको 100% दिखेगी। यूजली क्या होता है, जब कभी भी आप ओरल ड्रग लेते हैं तो वो जो है मेटाबोलाइज होता है कहाँ पे, लीवर में। अब यहाँ पे इंट्रावेनस ले रहे हैं तो यहाँ पर लीवर का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है नहीं होगा, और यहाँ पे जो आपका रैपिड ऑनसेट देखने को मिलेगा। लेकिन ओरल के केस में क्या था, यहाँ पे स्लो ऑनसेट था। सब क्यूटीनियस की अगर हम बात करें तो सब क्यूटीनियस जो है ये स्लो होता है, और यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज, मतलब रुक रुक के, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका इंसुलिन, जिसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे सब क्यूटीनियस जो है वो इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद हम बात करें इंट्रामस्कुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मॉडरेट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर आप वैक्सीन आप देखे होंगे तो यहाँ पे जो आपकी डेल्टॉइड होती है वहाँ पे जो है आपसे यहाँ पे थोड़ा सा पिंच करके फिर वहाँ पे हम वैक्सीन लगाते हैं। इनहेलेशनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रैपिड यहाँ पे डिलीवरी टू यहाँ पे लंग्स, एग्जाम्पल अस्थमा ड्रग। तो यहाँ पे जो इनहेलेशनल जो होता है ये जो है अस्थमा के लिए जो ड्रग आते हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर सडनली किसी को अस्थमा का होता है तो यहाँ पर वो अपने फुसफुस पाइप देखी होगी, ऐसे मुंह में रखते हैं, ऐसे 2-3 बार करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आप पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिकल ऑब्लिक यहाँ पे ट्रांसडर्मल, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको लोकल या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये जो है यूजली पैच के फॉर्म में होता है। देखिए ये पैच के फॉर्म में उसको लगा देते हैं, और ये कॉन्टीन्यूस जो होता है ड्रग का सिक्रेशन जो है वो ब्लड में करता रहता है। यहाँ पे ये 1 मंथ 6 मंथ के लिए भी ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एडवर्स रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं ADRS, दैट इज़, इसमें देखिए टाइप 1 और यहाँ पे टाइप बी। यहाँ पे टाइप 1 को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑगुमेंटेड, ये क्या होता है आपका डोज डिपेंडेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रिडिक्टेबल। यहाँ पे किसके केस में देखेंगे आप, यहाँ पे हाइपोटेंशन फ्रॉम बीटा ब्लॉकर। और यहाँ पे टाइप बी की बात करें जिसको हम बेजार बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका आइसोसिनकास्टिक, और ये क्या हो जाएगा आपका अनप्रिडिक्टेबल, और ये कहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एनाफाइलेक्सिस। देन हम बात करें यहाँ पे ड्रग अप्रूवल एंड टेस्टिंग की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्री क्लिनिकल
जो है ट्रायल होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिमल पे स्टडी करेंगे। एनिमल पे देखिए वेरियस टाइप ऑफ एनिमल, जैसे यूजली जो है हम माउस पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, माउस पे हम जो है वो ड्रग को एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर माउस जो है वो सर्वाइव कर जाता है, उसके बाद ही जो है क्या होता है, हम उस ड्रग को जो है आगे जो है प्रोसीड कराते हैं। और इसमें जो है हम देखते हैं टॉक्सिसिटी, मतलब ड्रग का कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, और उसकी इफिशियंसी मतलब जो है वो ड्रग कितना पोटेंट है या फिर जो है कितना इफेक्टिव है। देन फेज़ 1 की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है यहाँ पे सेफ्टी इन हेल्दी वॉलंटियर, यहाँ पे फेज़ फर्स्ट में जो है आप सेफ्टी इन हेल्दी वॉलंटियर, जो हेल्दी वॉलंटियर उनमें करेंगे। यहाँ पे फेज सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एफिकेसी इन द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उनमें क्या देखेंगे हम, एफिकेसी को। फेज थर्ड की अगर हम बात करें, इसमें लार्ज स्केल ट्रायल किया जाता है। और यहाँ पे फेज 4 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है वो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्रग अप्रूवेबल और यहाँ पे उसकी टेस्टिंग। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉपुलेशन के केस में। तो यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवॉइड करना है क्या, टेरेटोजेनिक ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जो कि क्या है, यहाँ पे टेरेटोजेनिक इफेक्ट अगर शो करते हैं तो उनको क्या करना है, हमको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना। क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी में अगर आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे वेरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। देखिए यूजली जो है यहाँ पे जो टेरेटोजेनिक ड्रग होते हैं ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आपका मेजर ऑर्गन जेनेसिस होता है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और अगर आपने जो है ऐसे ड्रग दिए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टेरेटोजेनिसिटी कॉज करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा किसका, यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स का। तो इसलिए जो है हम सेफ्टी पर्पज से के अनुसार जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट ड्रग होते हैं उनको फर्स्ट ईयर ऑफ यहाँ पे प्रेगनेंसी में हम यूजली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे एसी इनिबिटर, यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जो है, ये भी क्या है, यहाँ पे एक तरह का टेरेटोजेनिक इफेक्ट को शो करता है, इसलिए इसको भी नहीं देते हैं। और यहाँ पे वारफरिन जो है इसको भी नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से ड्रग जो है सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पैरासीटामोल और यहाँ पे पेनिसिलिन जो है, ये क्या है, सेफ ड्रग है किसमें, यहाँ पे पॉपुलेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एल्डरली की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज्ड रीनल फंक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एडजस्ट डोज करना पड़ेगा। मतलब जो है अगर यहाँ पे रीनल फंक्शन में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डोज को क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। क्यों डोज को ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग है उनका जो एक्सक्रीशन होता है या फिर एलिमिनेशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। और यहाँ पे आपकी किडनी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ साथ रीनल एडजस्टमेंट भी कराएंगे। और यहाँ पे जो है डोज का एडजस्टमेंट भी कराएंगे, ताकि जो है हमारे किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे इमेच्योर लिवर एंजाइम, यहाँ पे लो मेटाबॉलिज्म, मतलब जो है देखिए छोटे बच्चों में क्या होता है कि इमेच्योर लिवर एंजाइम होते हैं, उसके वजह से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लोअर मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बच्चों में भी थोड़ा सा ड्रग्स को जो है बहुत सोच समझ कर भी देना चाहिए। देन हम बात करें यहाँ पे ड्रग क्लास एंड उसके एग्जांपल, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले यहाँ पे पेनिसिलिन और यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है क्या है, यहाँ पे यूजली जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर डिजीज़। एनाल्जेसिक में जो है हम पैरासीटामोल और यहाँ पे मॉर्फिन को यूज़ करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव में यहाँ पे एसी इनिबिटर और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स का जो है हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंटी डायबिटिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें आप यहाँ पे मेटफॉर्मिन और यहाँ पे इंसुलिन जो है वो यूज़ करते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स की, तो एंटी साइकोटिक में आप यहाँ पे हैलोपेरिडोल और यहाँ पे क्लोजापिन जो है वो यूज़ करते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ फार्मूलाज की, तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व यहाँ पे ओरल के केस में कितना है, और एरिया अंडर कर्व यहाँ पे जो है आपका, अगर किसी ड्रग को जो है हम आईवी लिए हैं तो कितना है, और इंटू 100 करेंगे तो ये क्या निकल जाएगी आपकी बायो अवेलेबिलिटी। देन हाफ लाइफ की बात करें, जिसको हम बोलते हैं टी हाफ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 0.693 इंटू वीडी अपॉन क्लियर है। देन लोडिंग डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी पी इंटू वी डी अपॉन एफ, और मेंटेनेंस डोज क्या होता है, यहाँ पे सी पी इंटू सी एल इंटू टी अपॉन एफ, ये क्या हो जाएगा आपका मेंटेनेंस डोज। उसके बाद यहाँ पे हाई इल ड्रग टू रिमेंबर, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वारफेरिन की, तो यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा यहाँ पे INR
यहाँ पे उसके बाद ये क्या है आपका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, मतलब अगर आप वारफरिन का यूज़ कर रहे हैं किसमें, किसी प्रेग्नेंट लेडी में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रग की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे डाइगोजिन की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, यहाँ पे क्या करना, मॉनिटर करना पड़ेगा किसको, पोटेशियम को। मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस रिस्क इसमें बढ़ जाएगा, और इसमें क्या है, इसको अवॉइड करना है रीनल फेल्योर के केस में। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो एस्पिरिन में आपको यहाँ पे रीस सिंड्रोम हो जाएगा, कहाँ पे, बच्चों में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है आपका यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और आएगा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे यूजुअली एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन को, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा आपका, नॉन इपिनेफ्रिन, और यहाँ पे रिसेप्टर की बात करें तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स आपको पाए जाएंगे कहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जिसमें जो है आपका रेस्ट और यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटल कोलिन आ जाएगा, और रिसेप्टर होते हैं वो हो जाएंगे आपके मस्कर्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम की, तो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो है दो रिसेप्टर होते हैं, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे मस्कर्निक रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अगर निकोटिनिक रिसेप्टर की, तो ये फाउंड होता है कहाँ पे, जो हमारा गैंग्लिया होता है और जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर। और यहाँ पे अगर हम बात करें मस्कर्निक रिसेप्टर, तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पे स्मूथ मसल पे, और यहाँ पे हार्ट में, और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, मस्कर्निक रिसेप्टर। यहाँ पे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं आपके डायरेक्ट एक्टिंग, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे किसको, या तो मस्कर्निक रिसेप्टर या फिर जो है निकोटिनिक रिसेप्टर। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बेथेनाकोल और यहाँ पे पाइलोकार्पिन। देखो बेथेनाकोल जो होता है ये यूज़ होता है किसमें, यहाँ पे ब्लैडर एटोनी, मतलब अगर जो है यूरिनरी रिटेंशन हो गया है उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे बेथेनाकोल। अगर किसी को ग्लूकोमा है, ठीक है, ग्लूकोमा के केस में हम पाइलोकार्पिन का यूज़ करते हैं। ये जो पाइलोकार्पिन है ये क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज कर देगा जो आपका एक्वस हमर के आउटफ्लो को। देखिए दो कंडीशन थी, या तो जो है एक्वस हमर के फ्लो को जो है ये क्या करे, इंक्रीज कर दे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लो वो बाहर की तरफ चला जाए, या फिर जो है एक्वस हमर के प्रोडक्शन को जो है वो क्या करे, स्टॉप कर दे। इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो जाएगा बाय यूजिंग यहाँ पे पिलोकार्पिन, ठीक है। या तो जो है उसके एक्वस हमर के आउटफ्लो को बढ़ा दे, या फिर जो है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ताकि एक्वस हमर का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोमा जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग की, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो है एंटी कोलिनेस्टरेज आता है। ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा किसको, यहाँ पे एसिटल कोलिन एस्टरेज। अब उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिटल कोलिन का लेवल क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो कंडीशन होती है, तो रिवर्सिबल कंडीशन में आप यहाँ पे नियोस्टिगमिन और यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे फाइजोस्टिगमिन देते हैं, जो कि किसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस के कंडीशन में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन में आप जो है किस में देते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट, मतलब अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है यूजली जो है पेस्टिसाइड्स के द्वारा, तब हम क्या देंगे यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो कि क्या है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग, यहाँ पर रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये क्या है आपके एंटी मस्कर्निक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे मस्कर्निक रिसेप्टर होते हैं सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक कर देंगे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे, यहाँ पे पैरा नर्वस सिस्टम, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे। उसके वजह से क्या होगा, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एट्रोपिन, एट्रोपिन को हम कब देते हैं, जब कोई यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट हो, मतलब हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से कम है, उस कंडीशन में हम क्या देंगे, यहाँ पे एट्रोपिन। और यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट, अगर किसी को यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे एंटीडोट के तौर पर हम क्या देंगे, एट्रोपिन। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को मोशन सिकनेस है, ठीक है, मतलब ट्रेन में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, अब उसको जो है यहाँ पे क्या होता है, चक्कर आ रहे हैं या फिर वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे स्कोपोलामीन देते हैं। यहाँ
पे आप स्कोपोलामिन के साथ साथ यहाँ पे हायोसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम क्या है, ये क्या है, एक तरह का COPD और यहाँ पे अस्थमा में, यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में जो है ये काम आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका अस्थमा होता है उसमें भी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एड्रेनर्जिक सिस्टम की, तो यहाँ पे एड्रेनर्जिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर, देखिए अल्फ़ा बीटा यूजली जो है यही दो होते हैं, ठीक है। देखिए अल्फ़ा 1 की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा 1 क्या कराएगा, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे स्मूथ मसल को क्या करता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है या फिर जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, किसमें, यहाँ पे स्मूथ मसल में। अब ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अब देखिए ये क्या कराता है, यहाँ पे बीपी को बढ़ाता है। तो कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें क्या होता है कि हमारी बीपी जो है कम हो जाए, तो उसमें हम क्या दे देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर क्या करेगा, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बीपी आपका कम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे अल्फ़ा 2 की, तो अल्फ़ा 2 जो है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन रिलीज, जो कि रिलीज हुआ कहाँ था, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक से, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 क्या करेगा, इनहिबिट करेगा नॉन यहाँ पे एड्रेनलिन इपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बीटा की, तो यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 और यहाँ पे बीटा 3। तो यहाँ पे बीटा 1 क्या करता है, ये इंक्रीज़ करेगा किसको, यहाँ पे हार्ट रेट एंड हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यहाँ पे बीटा 1 होता है वो क्या करता है, यहाँ पे हार्ट रेट को भी और उसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। बीटा 2 की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोंकस की जो है उसको क्या करेगा, डायलेट करेगा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वेसल्स हैं उनको भी डायलेट करेगा, कहाँ की, हमारे लंग्स की और हमारे ब्लड वेसल्स की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बीटा 3 की, जो कि क्या करता है, यहाँ पे लाइपोलिसिस और उसके साथ साथ यहाँ पे थर्मोजेनेसिस, कहाँ पे, जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं वहाँ पे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एडरेनर्जिक एगोनिस्ट की, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, जो कि बाइंड करेंगे या तो अल्फ़ा या तो बीटा रिसेप्टर से। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ईपीनेफ्रिन को हम कब देते हैं, जब किसी को यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस हो जाए उस कंडीशन में। यहाँ पे अल्फ़ा 1 भी होता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो ईपीनेफ्रिन है वो किस पे वर्क करता है, अल्फ़ा 1 पे भी, बीटा 1 पे भी और यहाँ पे बीटा 2 पे भी क्या करता है, ये वर्क करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नॉर ईपीनेफ्रिन की, तो नॉर ईपीनेफ्रिन को हम कब देते हैं, शॉक में। इस पे कौन कौन से रिसेप्टर वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 और बीटा 1। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सल्ब्यूटामॉल, जो कि क्या है, एक तरह का ब्रोंको डायलेटर है, जो कि यूजली किस में दिया जाता है, हम अस्थमा में। और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, यहाँ पे बीटा 2। और इसका जो ब्रांड नेम जो है यहाँ पे सल्ब्यूटामॉल का, जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूटारॉल, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे डोब्यूटामीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हार्ट फेलियर के केस में जो है हम क्या देते हैं, यहाँ पे डोब्यूटामीन, जो कि क्या है, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग की, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करेगा यहाँ पे यहाँ पे इपिनेफ्रिन के रिलीज़ को, और ये ब्लॉक करेगा रीअपटेक को। मतलब जो है नॉन इपिनेफ्रिन के रिलीज को भी इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे रीअपटेक को भी ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। एग्जाम्पल में जो है आपका एम्फेटामिन और यहाँ पे कोकीन। यहाँ पे एड्रेनर्जिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकर्स। यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर की अगर हम बात करें और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर, दो होते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर में आपका आ जाएगा प्राजोसिन और यहाँ पे फेंटोलामिन। तो यहाँ पे जो प्राजोसिन को आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, हाइपरटेंशन। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है और उसके ब्लड प्रेशर को आपको लो करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे, यहाँ पे प्राजोसिन। या फिर किसी को यहाँ पे जो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उस कंडीशन में आप क्या देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर, यहाँ पे क्या, प्राजोसिन। देन यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा की अगर हम बात करें तो फियोसाइटोक्रोमा में जो है हम क्या देते हैं, यहाँ पे फेंटोलामिन। बीटा ब्लॉकर की बात करें तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर 3 कैटेगरी आती है। एक हो जाएगा आपका नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। और मिक्स्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों को मिक्स्ड करके क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल है यहाँ पे प्रोपेनालॉल जो है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, डेट इज़ यहाँ पे हाइपरटेंशन के केस में। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एंजाइटी हो गई। एंजाइटी आपको कब आती है, अब एग्ज़ाम का पेपर आपने देखा, आपको एंजाइटी आ गई, ठीक है, कहीं जाना है, कुछ और बात हो गई या कुछ आपने सोच लिया, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर
केस में जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, डेट इज़ यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोपेनालॉल। देन कार्डियो सेलेक्टिव की बात करें जिसमें हम आता है बीटा 1, इसमें आपका एटिनोल और यहाँ पे मेटाप्रोलोल आता है, जो कि क्या है यहाँ पे हार्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पे मिक्स्ड की बात करें तो यहाँ पे लेबेटालॉल और यहाँ पे कार्बिडेलॉल जो है था, जो कि यूज़ होता है किसके, यहाँ पे हाइपरटेंशन के केस में और यहाँ पे हार्ट फेलियर के केस में जो है यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ ड्रग की इफ़ेक्ट है ऑर्गन पे, तो हमारे आई की अगर हम बात करें तो आई में क्या होता है, यहाँ पे पीएनएस में कोलिनर्जिक, ये क्या कराएगा आपका यहाँ पे मियोसिस, डेट इज़ यहाँ पे प्यूपिल का कॉन्स्ट्रक्शन। पिलोकार्पिन की बात करें तो यहाँ पे ये किस लिए यूज़ करता है, ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तो ग्लूकोमा के केस में जो है पिलोकार्पिन की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, जो आपका एक्वस समर होता है उसके प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये यहाँ पे आउटफ्लो जो होता है उसको जो है बढ़ा देगा, उसकी वजह से आपका ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे एसएनएस की, ये जो है एड्रेनर्जिक इफेक्ट को शो करता है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका मिड्रिएसिस क्या होता है, यहाँ पे प्यूपिल का क्या हो जाएगा डायलेशन। यहाँ पे फिनाइल एफिरिन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा डायग्नोस्टिक डायलेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। देन आप बात करें हम यहाँ पे हार्ट की, तो यहाँ पे पीएनएस की अगर हम बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज, डेट इज़ यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया। एट्रोपिन की बात करें तो यहाँ पे जो है ब्लॉक करता है किसको, यहाँ पे पीएनएस को, और उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है एसएनएस, जो कि क्या है यहाँ पे एड्रेनर्जिक इफेक्ट को शो करता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। डोब्यूटामीन की बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा किसको, बीटा 1 यहाँ पे रिसेप्टर को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लंग्स की, देन इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा यहाँ पे लंग्स में क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जो है यहाँ पे ब्रोंकस को क्या करेगा, यहाँ पे सिकोड़ देगा। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या देते हैं, यहाँ पे इप्राट्रोपियम क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा पीएनएस, क्योंकि हमारा पीएनएस क्या कर रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, और यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जब कराएगा तो जाहिर सी बात है सांस लेने में दिक्कत होगी अस्थमा के केस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो पीएनएस है उसको ब्लॉक कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है आपका यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रोंकोडाइलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो है आपको अस्थमा के केस में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है अल्बेट्रोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा 2 एगोनिस्ट है ये। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑटोनोमिक ड्रग बाई और उसके क्लिनिकल यूजेस की। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक ड्रग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोनोमिक ड्रग और उसके क्लिनिकल यूज़, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, मतलब जो है अगर यहाँ पे हार्ट रेट कम है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इस कंडीशन में जो है क्या करना है, हमको एट्रोपिन का यूज करना है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लॉक करता है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। उसके बाद यहाँ पे अस्थमा एंड सीओपीडी की बात की जाए तो यहाँ पे सेलब्यूटामॉल, ठीक है, सेलब्यूटामॉल और यहाँ पे इप्राट्रोपियम को हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन। देन हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है आप इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे प्राजोसिन ऑब्लिक यहाँ पे बीटा ब्लॉकर को जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा के केस में जो है आप यहाँ पे पाइलोकार्पिन और यहाँ पे टीमोलॉल का जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका इपिनेफ्रिन, यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 2 को क्या करेगा, ये इफेक्ट करता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कुछ की टॉक्सिन की एंड एंटीडोट की, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे एसिटिलकोलिन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सलाइवेशन और क्या हो जाएगा यहाँ पे लक्राइमेशन, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे इसका एंटीडोट क्या होता है, तो एंटीडोट पे आप क्या देंगे, यहाँ पे एट्रोपिन के साथ साथ यहाँ पे प्रालिडॉक्सिन जो है वो क्या देते हैं एज ए एंटीडोट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की, तो यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर का अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट क्या हो जाएगी, वो आपका जो है कम हो जाएगी, उसके साथ साथ आपको हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, ठीक है। देन इसका एंटीडोट क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लूकागोन।
देन यहाँ पे मस्ट नो कुछ यहाँ पे निमोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे एपिनेफ्रिन और यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन की, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है किसको, यहाँ पे ब्लड वेसल को। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीपी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और बीटा 1 की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हार्ट जो है क्या करता है, यहाँ पे हार्ट की जो है हार्ट रेट उसको बढ़ा देता है, और साथ ही साथ क्या है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी जो है वो बढ़ा देता है। बीटा 2 की अगर हम बात करें, जिस 2 लंग्स, दोनों लंग्स में, ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन करता है। यहाँ पे कोलिनर्जिक क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सलाइवेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्लज। तो यहाँ पे जो कोलिनर्जिक क्राइसिस में आपको यहाँ पे सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, जीआई अपसेट और यहाँ पे इमिसिस जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे सीएनएस ड्रग की। तो यहाँ पे जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, यह क्या करता है कि जो आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो क्रॉस कर जाएगा इजीली, मतलब जो नॉन पोलर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पे वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं, जो जिसको हम आयनिक ड्रग बोलते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एक्साइटेटरी भी होता है और आपका इनहिबिटरी भी होता है। एक्साइटेटरी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ग्लूटामेट, जो कि क्या है, मेजर जो है, उसके बाद यहाँ पे डोपामिन और यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन, और इनहिबिटरी में आपका यहाँ पे गाबा और ग्लाइसिन आता है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे सीएनएस ड्रग क्लास और उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एन ऑक्सिलिटिक। इसमें क्या होता है, आपका बेंजोडाइजिपिन्स आता है, जो कि क्या करता है, आपका इन्हांस करेगा किसको, गाबा ए के एक्शन को, ठीक है। देन एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पे डायजिपाम, लोराजिपाम, जो कि क्या करता है यहाँ पे एंजाइटी और यहाँ पे सीजर। मिडाजोलेम की अगर हम बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक सेडेशन, मतलब जो है एनेस्थीसिया से पहले मिडाजोलेम देते हैं, जो कि क्या करता है, एक प्री एनेस्थेटिक सेडेशन को कॉज करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंटीडोट की, जो कि क्या है यहाँ पे फूमाजिनिल, यहाँ पे बारबिटोराइड्स की बात करें, जो कि इंक्रीज करता है किसको, गाबा ए के ड्यूरेशन को। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे फिनो बारबिटल, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीजर्स। यहाँ पे नॉन बेंजोडाइजिपिन की बात करें, जिसको हम हेप्नोटिक्स, जो कि क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, किसके लिए जो है, इंसोम्निया के लिए जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे जो है जोलपीडेम और यहाँ पे जेलिप्लोन जो है वो क्या होता है, नॉन बेंजोडाइजिपिन, यहाँ पे क्या है आपका हेप्नोटिक्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी इपिलेप्टिक की। तो यहाँ पे एंटी इपिलेप्टिक में सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसके एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे फेनाटोइन को हम कब यूज़ करते हैं, यहाँ पे जनरलाइज्ड सीजर के केस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कार्बामाजिपिन की, जो कि क्या है, यूज़ करते हैं किस में, यहाँ पे ट्राइजेमाइनल न्यूरोएल्जिया के केस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गाबा इन्हांसर की, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे वेल्प्रोएट है, यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एडी, जेन बेंजोडाइजिपिन, जो कि, और उसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे क्लोनाजिपाम है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एग्जांपल है इथोक्सीसक्सिमाइड है, जो कि यहाँ पे एब्सेंस सीजर में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिपिकल एंटीसाइकोट में जो कि ब्लॉक करता है यहाँ पे D2, यहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर को। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हैलोपेरिडोल और यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया, और यहाँ पे टॉरेट सिंड्रोम में भी जो है, यहाँ पे एक मूवी आई थी हिचकी, आपने देखी होगी, उसमें जो उनको टॉरेट सिंड्रोम रहता है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन, जिसमें जो है इसको यूज़ करते हैं हम साइकोसिस के केस में। साइड इफेक्ट में आपको यहाँ पे EPS, डेट इज यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे डिस्टोनिया, एकैथेसिया, यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेसिया। यहाँ पे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात करें, जो कि ब्लॉक करता है किसको, यहाँ पे DT को और यहाँ पे 5-HT2 रिसेप्टर को। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्लोजापिन, जो कि क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंट, यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के केस में हम यूज़ करते हैं। रेस्पेरिडोन और यहाँ पे ओलेंजापिन की बात करें, जो कि यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर के और साइकोसिस के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर का यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिथियम,
ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट की, जो कि क्या है यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है, यहाँ पे SSRIs, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है फ्लूजेटिन और यहाँ पे सार्टेलारिन। ये क्या करता है, यूज़ करता है किसमें, यहाँ पे हम डिप्रेशन के केस में जो है आपको यूज़ कर सकते हैं, हाइपोमेनिया के केस में, या फिर जो है आपको यहाँ पे एंजाइटी उसके केस में। यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें जिसको हम बोलते हैं TCA, ये ब्लॉक करता है किसको, यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन को और यहाँ पे सेरोटोनिन के रीअपटेक को। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एमिट्रिप्टालिन और यहाँ पे इमिप्रामिन, जो कि क्या है यहाँ पे न्यूरोपैथिक पेन और यहाँ पे डिप्रेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट में आपको यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक डेट इज़ यहाँ पे ड्राई माउथ और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की अगर हम बात करें, इसमें यम मॉस इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं माओ इनहिबिटर इंक्रीज करता है यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन और यहाँ पे डोपामिन के लेवल को। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो है फिनेलजीन, जो कि क्या है यहाँ पे एटिपिकल डिप्रेसेंट में यूज़ करते हैं। मूड स्टेबलाइजर की बात करें तो यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर डेट इज़ यहाँ पे मेनिया में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपको यहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा और यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगी। वेलप्रोइड की बात करें तो यहाँ पे ये मेनिया और यहाँ पे एपिलेप्सी में भी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ओपोइड्स की, तो यहाँ पे ओपोइड्स की अगर हम बात करें जो कि यूज़ होता है यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और यहाँ पे इनहिबिट करता है किसको, यहाँ पे पेन के ट्रांसमिशन को। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉर्फिन ऑब्लिक फेंटेनिल, जो कि क्या है यूज़ होता है किसमें, यहाँ पे सीवियर पेन में। यहाँ पे कोडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइल्ड पेन ऑब्लिक कफ, और यहाँ पे एंटीडोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नैलॉक्सोन, जो कि क्या है यहाँ पे ओपोइड ओवरडोज में हम इसको देते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में जो है हेल्प करता है ये। उसके बाद हम बात करें साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे साइड इफेक्ट के तौर पर आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पार्किंसन ड्रग की, तो यहाँ पे पार्किंसन ड्रग में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डोपामिन का प्रिकर्सर। तो यहाँ पे डोपामिन का प्रिकर्सर कौन हो सकता है, यहाँ पे लीपोडोपा और यहाँ पे कार्बिडोपा, जो कि क्या है इसका ये प्रिकर्सर होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डोपामिन एगोनिस्ट, यहाँ पे डोपामिन एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रामीप्रेक्सोल और यहाँ पे रोपिनीरोल, जो कि क्या है यहाँ पे स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर को। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे माओ बी इनहिबिटर। तो माओ बी इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलेजिलिन, जो कि क्या करता है यहाँ पे इनहिबिट करेगा किसको, यहाँ पे डोपामिन के ब्रेकडाउन को, मतलब जो है डोपामिन के ब्रेकडाउन को ये होने नहीं देगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक की, जिसमें आपका यहाँ पे बेंजोट्रोपिन आता है, जो कि क्या करता है यहाँ पे रिड्यूस करता है किसको, यहाँ पे ट्यूमर को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एल्जाइमर ड्रग की, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, जो कि इंक्रीज करेगा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्स। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे डोनेपेजिल और यहाँ पे रिवास्टिगमिन यूज़ होते हैं एज ए यहाँ पे कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। यहाँ पे NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, न्यूरॉन को। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मेमेंटिन और यहाँ पे जो है एज एग्जांपल यूज़ करते हैं हम यहाँ पे NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एनेस्थेटिक्स की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इनहेल्ड एनेस्थेटिक। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हेलोथिन और आइसोफ्लोरिन, ये क्या है आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट में यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो कि ट्रीट विथ यहाँ पे डेंट्रोलिन के थ्रू इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। देन IV एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें प्रोपोफॉल, यहाँ पे रैपिड इंडक्शन और यहाँ पे शॉर्ट प्रोसीजर में इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कीटामिन की बात करें तो यहाँ पे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, यहाँ पे NMDA एगोनिस्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक की, जो कि ब्लॉक करता है किसको, सोडियम चैनल को। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिडोकेन और बुपिवाकेन। देन हम बात करें यहाँ पे CNS स्टिमुलेंट की, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें जो कि इंक्रीज करता है यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन के साथ साथ यहाँ पे डोपामिन को भी। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एम्फीटामिन, यहाँ पे ADHD और यहाँ पे नार्कोलेप्सी में इसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मिथाइल फेनिडेट
जिसको हम ADHD में यूज़ करते हैं। देन हम यहाँ पे की साइड इफ़ेक्ट ऑफ यहाँ पे एंटीडोट की बात करें तो यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन का यहाँ पे ओवरडोज, एंटीडोट की बात करें तो यहाँ पे फ्लूमाजिनिल, और यहाँ पे ओपाइड के ओवरडोज की बात करें तो यहाँ पे एंटीडोट पे क्या देंगे हम, यहाँ पे नेलॉक्सोन। देन हम सेरोटोनिन सिंड्रोम की बात करें, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एजिटेशन और यहाँ पे फीवर। देन हम बात करें ट्रीटमेंट पे, यहाँ पे नॉन यहाँ पे ऑफेंडिंग ड्रग, जैसे आपका यहाँ पे क्रिफो हेप्टेडीन जो है यूज़ करते हैं एज एन सेरोटोनिन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में। देन हम बात करें यहाँ पे मोस्ट कुछ निमोनिक्स की, पार्किंसन डिजीज़ में जो है यहाँ पे बेल्सा जो है एक तरह का निमोनिक है, जिसमें आपको बी से हो जाएगा आपका ब्रोमोक्रिप्टिन, जो कि क्या है यहाँ पे डोपामिन एगोनिस्ट है। यहाँ पे यहाँ पे एमेटाडीन की अगर हम बात करें, जो कि क्या करता है यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे जो है यहाँ पे डोपामिन रिलीज। उसके बाद लिवोडोपा और यहाँ पे कार्बिडोपा और यहाँ पे सेलाजिन, जो कि क्या है माओ बी इनिबिटर होता है। और यहाँ पे जो है एंटी कोलिनर्जिक की बात करें तो यहाँ पे बेंजोट्रोपिन जो है यूज़ करते हैं हम यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के तौर पर। यहाँ पे TCA का साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T से हो जाएगा आपका ट्रेमर, देन C से हो जाएगा कार्डिया, जो कि क्या है एरिथमिया के केस में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे सेडेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोक्वाइड्स की। देन इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोक्वाइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि एक्ट करते हैं यहाँ पे लोकल हार्मोन की तरह, ठीक है, और मेडिएट करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें यहाँ पे आपका हिस्टामिन हो जाएगा, सेरोटोनिन हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन। टाइप्स ऑफ ऑटोक्वाइड्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है हिस्टामिन की बात करें तो इसका सोर्स जो हो जाएगा वो आपका मास्ट सेल एंड यहाँ पे बेसोफिल्स। रिसेप्टर की बात करें तो यहाँ पे दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है H1 और दूसरा होगा आपका H2। H1 जो रिसेप्टर होता है यहाँ पे एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे वैसोडाइलेशन और यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। H2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कॉज करता है। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे H1 ब्लॉकर, जो कि क्या है एंटी हिस्टामिन, ये क्या हो जाएंगे आपके फर्स्ट जनरेशन सेडेटिव्स, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे कॉज करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो यहाँ पे डाइफेनाइलहेड्रामिन और यहाँ पे क्लोरफेनेरामिन जो है ये क्या आपके एलर्जी और यहाँ पे मोशन सिकनेस में जो है हम यूज़ करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो कि नॉन सेडेटिव होते हैं, यहाँ पे लोराटाडीन और यहाँ पे सिट्रिजिन, जो कि हम किसके केस में यूज़ करते हैं, एलर्जी के केस में। H2 ब्लॉकर की अगर हम बात करें, जो कि यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड को। रेनिटिडीन और यहाँ पे फेमेटिडीन, यहाँ पे GERD और पेप्टिक अल्सर जो है यूज़ करते हैं किसमें, यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए और यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। सेरोटोनिन की अगर हम बात करें तो इसका जो सोर्स होगा वो आपका यहाँ पे CNS, प्लेटलेट और यहाँ पे एंट्रोक्रोमोफिन सेल। यहाँ पे फंक्शन की बात करें, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे मूड, एपेटाइट और GI मोटिलिटी और क्या करता है यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ड्रग्स की बात करें तो एगोनिस्ट में आपका बुस्प्रियोन, जो कि क्या है यहाँ पे एंजाइटी में जिसको हम यूज़ करते हैं, सुमाट्रिप्टिन जो माइग्रेन में यूज़ करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे 5-HT1B और D1 जो है एगोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑन्डेंसेट्रॉन और यहाँ पे किप्रो हेप्टेडीन, ये क्या है देखिए, ऑर्डेंसेट्रॉन जो है एंटी एमिटिक होता है, जो कि क्या है यहाँ पे 5-HT सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम और एपेटाइट स्टिमुलेंट में जो है ये हम इसको यूज़ करते हैं। अगर भूख नहीं लगती है तो इसको इस दवा को हम देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका एपेटाइट है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये डिराइव्ड फ्रॉम यहाँ पे एरेकिडोनोइक एसिड और ये वर्क करता है बाई यहाँ पे कॉक्स पाथवे, मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे के जो है उसमें वर्क करता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन, फीवर, यहाँ पे गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन और यहाँ पे ये क्या करेगा आपका यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की तो सबसे पहले यहाँ पे मेसोप्रेस्टोल, यहाँ पे जो कि प्रिवेंट करता है यहाँ पे जो है आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंड्यूस्ड अल्सर, मतलब जो है अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अल्सर के ड्रग के द्वारा कोई अल्सर हुआ है तो उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और ये क्या करता है आपका यहाँ पे लीवर इंड्यूस करता है। देन यहाँ पे डीनोप्रोस्टोन की बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे सर्वाइकल राइपनिंग करता है। और लेटेनोप्रोस्ट की बात करें, जो कि यूज़ करता है किस में, यहाँ पे ग्लूकोमा में। ये क्या करता है, जो हमारा एक्वा समर होता है उसका आउटफ्लो को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कॉक्स इनिबिटर की बात करें तो यहाँ पे जो है क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये पेन का सेंसेशन के लिए काम होता है। अब जाहिर सी बात है जब आपका कॉक्स इनिबिटर आ जाएगा तो यहाँ पे जो रिड्यूस कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन को, उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पेन
रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे नेसिड्स, और यहाँ पे नेसिड्स में आपका एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जो है ये वर्क करते हैं एज ए कॉक्स इनहिबिटर, जो कि रिड्यूस करता है किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। उसके बाद हम बात करें, अच्छा ये लाइन तो रिपीट हो गई, अच्छा हाँ ये तो यहाँ तक रिपीट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ल्यूकोटेरिन्स की, तो ल्यूकोटेरिन्स जो है वो भी कहाँ से डिराइव होते हैं, यहाँ पे एराकिडोनोइक एसिड, लेकिन इनका जो है आपका जो है लॉक्स पाथवे, यहाँ पे लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और इन्फ्लेमेशन, अस्थमा और एलर्जी। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ल्यूकोटोरिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ये होता है, जिसमें आपका यहाँ पे मोंटेल्यूकास्ट और यहाँ पे जेफिर लुकास जो है यूज़ करते हैं, किसमें, हम अस्थमा में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे जिलोटियोन जो कि यूज़ होता है किसमें, यहाँ पे अस्थमा के केस में। ब्रेडिकाइनिन की अगर हम बात करें तो ब्रेडिकाइनिन का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या, सबसे पहले क्या करेगा, वैसो डायलेशन कराएगा और क्या कराएगा, यहाँ पे पेन, और ये इंक्रीज कर देगा क्या, हमारी जो आपकी वैस्कुलर परमिएबिलिटी होती है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लिनिकल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, आपका एसी इनहिबिटर। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे इनालाप्रिल जो कि इंक्रीज करेगा यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन, जो कि कॉज करता है यहाँ पे ड्राई कफ। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की, तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में फंक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट एग्रीगेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये क्या करेगा आपका, इन्फ्लेमेशन। इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंडर इन्वेस्टिगेटर फॉर यहाँ पे अस्थमा एंड शॉक, यहाँ पे ऑटोक्वाइड इन पेन एंड इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिस्टामिन, यहाँ पे हिस्टामिन जो कि क्या करता है, यहाँ पे इनिशिएट करता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। उसकी वजह से आपको यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें जो कि सेंसिटाइज करता है यहाँ पे पेन रिसेप्टर को, फीवर को और यहाँ पे पेन को। ब्रेडिकाइनिन की बात करें जो कि कॉज करता है यहाँ पे पेन एंड वैसो डायलेशन। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन की ऑटोक्वाइड्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन, तो यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन में आपको डाइफिनाइल हाइड्रामिन और यहाँ पे लोराटिडिन जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे H1 ब्लॉकर होता है। उसके बाद यहाँ पे GERD दैट इज़ यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के केस में हम रेनिटिडिन या फिर फेमिटिडिन जो है यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे H2 ब्लॉकर होता है। माइग्रेन के केस में हम यहाँ पे सुमाट्रिप्टिन जो कि यहाँ पे सेरोटोनिन रिसेप्टर और यहाँ पे डोपामिन जो है ये एगोनिस्ट होता है। उसके बाद अस्थमा में जो है हम मोंटेल्यूकास देते हैं, जिसमें आपको ल्यूकोटोरिन एंटागोनिस्ट होता है। ग्लूकोमा के केस में हम यहाँ पे लेटेनोप्रास देते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हम देते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन, जो कि क्या होता है 5-HT3 सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होता है। नेसिड इंड्यूस्ड अल्सर, अगर नेसिड्स यूज करने से अगर किसी को अल्सर हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, यहाँ पे मीसोप्रोस्टॉल, जो कि क्या है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे की साइड इफेक्ट ऑफ यहाँ पे ऑटोक्वाइड ड्रग, तो यहाँ पे H1 ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो H1 ब्लॉकर क्या करता है, यहाँ पे सेडेशन कॉज करता है, और ये क्या है आपका फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे H2 ब्लॉकर जो कि क्या करता है, यहाँ पे गैनिकोमेस्टिया करता है, यहाँ पे सिमिटिडिन इसका एग्जाम्पल है। ल्यूकोटोरिन्स की अगर हम बात करें जो कि क्या है, यहाँ पे एंटागोनिस्ट है, यहाँ पे न्यूकोसाइकेट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें एनालॉग की, जो कि क्या करता है, यहाँ पे यूट्राइन में क्रैम्प करता है और क्या कॉज कराता है, यहाँ पे डायरिया कॉज कराता है। कुछ यहाँ पे निमोनिक्स हम देखेंगे, तो फंक्शन ऑफ हिस्टामिन जो है क्या होता है, तो इसको हम याद रख सकते हैं बाइट से, BITE बाइट। तो B से हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद आपका I से हो जाएगा इचिंग, T से हो जाएगा टैकीकार्डिया, E से हो जाएगा आपका एडिमा। ड्रग्स की अगर हम बात करें यहाँ पे माइग्रेन के लिए, तो सबसे पहले इसमें आता है ट्रिप्टांस, ट्रिप्टांस में भी कौन, यहाँ पे सुमा ट्रिप्टांस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्ट, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है यहाँ पे। उसके बाद हम बात आई करें यहाँ पे आइबुप्रोफेन, नेटसिड्स और यहाँ पे प्रोपेनालॉल, जो कि हम पे क्या देते हैं एज ए प्रोफाइलेक्सिस जो है यूज़ कर। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डायूरेटिक्स, और डायूरेटिक्स में सबसे पहले क्या देते हैं हम, थायाजाइड। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट कर देगा किसको, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड को। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसमें, यहाँ पे DCT में। देन यूज़ की अगर हम बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग। साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हाइपर कैलेमिया, उसके साथ साथ आपका हाइपर ग्लाइसीमिया भी हो जाएगा। यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है आपका फ्रूसामाइड।
यहाँ पे फुरसामाइड होता है। उसके बाद ये जो है आपका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे यूज़ की, तो इसको हम पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया तो उस कंडीशन में। साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया और यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी जो है ये कॉज करता है। पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पाइरोनोलैक्टोन्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, जो एल्डोस्टेरोन है उसका एंटागोनिस्ट है। साइड इफेक्ट में आपको यहाँ पे हाइपरकैलेमिया के साथ साथ गैनिकोमैस्टिया भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही इनिबिटर की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है इनालाप्रिल और यहाँ पे रैमिप्रिल। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज एंजियोटेंसिन सेकंड, और अगर ये एंजियोटेंसिन सेकंड डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, वैसोडाइलेशन। ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ड्राई कफ, एंजियोइडिमा और यहाँ पे हाइपरकैलेमिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कहाँ पे, प्रेगनेंसी में। उसके बाद बात करें हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लोसार्टन और यहाँ पे वेलसार्टन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ पे 81 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा। साइड इफेक्ट में आपको हाइपरकैलेमिया, लेकिन कोई भी कफ नहीं देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, जिसमें आपका यहाँ पे डाई हाइड्रोपायरिडीन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एमिलोडिपिन और यहाँ पे निपिडिपिन, जिसका यूज क्या है, यहाँ पे हाइपरटेंशन और यहाँ पे एंजाइना। साइड इफेक्ट में आपका यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और यहाँ पे इडिमा देखने को मिलेगा। नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर वेरापामिल और यहाँ पे डेल्टियाज्म। यहाँ पे यूज़ की बात करें तो यहाँ पे हाइपरटेंशन और यहाँ पे एरिथमियाज। साइड इफेक्ट की बात करें यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मेटाप्रोलॉल और एटिनॉल। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है क्या है, ये ब्लॉक करता है बीटा 1 रिसेप्टर को, और यहाँ पे ये डिक्रीज करता है किसको, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेडिकार्डिया और यहाँ पे ब्रोंकोस्पेज्म, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव जो है वो देखने को मिलेगा। एंटी एंजाइनल ड्रग की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसको, नाइट्रेट्स को। तो नाइट्रेट्स का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन, यहाँ पे आइसोसोर्बाइड, यहाँ पे डाई नाइट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करेगा, यहाँ पे एनओ को जो है रिलीज करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन। जो वैसोडाइलेशन हो जाएगा वो क्या करेगा, जो आपका प्री लोड होता है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इसलिए जो है हम इसको किस में यूज करते हैं, यहाँ पे एक्यूट एंजाइना। इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हेडेक और हाइपरटेंशन जो है वो, हाइपोटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोलॉल और यहाँ पे एटिनॉल, और इसको जो है हम यहाँ पे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में यूज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे विरापामिल और यहाँ पे एम्लोडिपिन यूज़ करता है यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना में। यहाँ पे रेनोलाजीन की अगर हम बात करें, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें यहाँ पे इनहिबिट लेट सोडियम करंट एंड यहाँ पे डिक्रीज मायोकार्डियल O2 डिमांड। देन एंटी एरिथमिक ड्रग की अगर हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे वोगान विलियम्स ने इसको जो है क्लासीफाई किया था। तो क्लास फर्स्ट में आपको आता है यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ पे 1A 1B और 1C। 1A में यहाँ पे क्विनिडीन और यहाँ पे प्रोकेनामाइड आता है। 1B में आपका लिडोकेन आता है, जो कि यूज होता है कहाँ पे, अगर आपको वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं तो इस कंडीशन में आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे क्लास 1B का लिडोकेन जो है हम यूज़ करते हैं। 1C की बात करें तो यहाँ पे फ्लेसिडिन जो है वो यूज़ करते हैं। क्लास 2 की बात करें जिस बीटा ब्लॉकर की, तो इसमें एग्जांपल है आपका यहाँ पे प्रोपेनालॉल, जो कि एंजाइटी में भी देते हैं, और मेटाप्रेलॉल, और यूज़ करते हैं यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग एरिथमियास। क्लास थर्ड की अगर हम बात करें तो क्लास थर्ड में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करें एग्जांपल क्या है, एमियोडोरॉन और यहाँ पे सोटालॉल। ये क्या करते हैं, जो अगर किसी को यहाँ पे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो गया है या फिर जो है वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो गया है, उस कंडीशन में जो है हम क्लास थर्ड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे थायराइड डिसफंक्शन भी हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखेंगे विरापामिल और डेल्टियाज्म। ये क्या करता है, यहाँ पे यूज़ किस में होता है, यहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। अदर यूज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे एडिनोसिन फॉर एक्यूट, यहाँ पे वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं। एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो कि यूज़ करते हैं हम किस में, यहाँ पे टॉर्सेडिस डी पॉइंटिस के केस में। हार्ट फेलियर ड्रग तो यहाँ पे पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स को हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे डाइगोजिन, जो कि इनहिबिट करेगा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase को। उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है कैल्शियम किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका
को इंक्रीज़ करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिलेगी। यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में हम देखेंगे इसको। टॉक्सिसिटी में क्या हो जाएगा आपका येलो विजन और यहाँ पे एरिथमियाज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीटा एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल है डोब्यूटामिन। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर को, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डायरेटिक्स की बात करें तो डायरेटिक्स में भी कौन सा, यहाँ पे लूप डायरेटिक्स, जो कि क्या है यहाँ पे फ्रोसामाइड, जो कि क्या कॉज करता है, यहाँ पे रिड्यूस करता है जो आपका प्रीलोड है। यहाँ पे एसी और एआरबीज की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूस करते हैं किसको, आफ्टर लोड एंड प्रिवेंट रीमॉडलिंग। देन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, सबसे पहले इसमें आता है यहाँ पे स्टैटिन। स्टैटिन का एग्जांपल की बात करते हैं एटोरवास्टैटिन और यहाँ पे रोसोवास्टैटिन। एटोरवास्टैटिन और रोसोवास्टैटिन की अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे एचएनजी कोएंजाइम रिडक्टेज। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका लो डेंसिटी लिपिड जो कि बहुत ही जो है डेंजरस होता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके साइड इफेक्ट में आपको यहाँ पर मायोपैथी और हाइपर टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगी। फिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है फिनोफिब्रेट्स और यहाँ पे यहाँ पे जेनफीब्रोजिल, जो कि क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक्टिवेट करता है यहाँ पे पी पार को, अल्फा को एक्टिवेट करता है। उसकी वजह से यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। नियासिन की अगर हम बात करें विटामिन B3, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इसमें VLDL और यहाँ पे जो है HDL जो है वो बढ़ जाएगा। साइड इफेक्ट में आपको यहाँ पे फ्लशिंग देखने को मिलेगी और ये प्रिवेंट करता है बाई एस्पिरिन। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इजिटामिबिब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइल साल्ट यहाँ पे सेस्किस्ट्रेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कोलिस्ट्रामीन एंटीकोगुलेंट और यहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका हेपेरिन है, जो कि एक्टिवेट करता है किसको, यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन को। लेकिन इसमें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा यहाँ पे APTT को। एंटीडोट में यहाँ पे प्रोटामिन सल्फेट। वारफरिन की बात करें जो कि इनहिबिट करेगा विटामिन के यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पे मॉनिटर करता है INR। एंटीडोट की बात करें तो यहाँ पे विटामिन के। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम डॉग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एपिक्साबिन और यहाँ पे रिवाऑक्साबेन, जो कि क्या है, यहाँ पे फैक्टर XA को जो है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग की। एंटी प्लेटलेट में आपका एस्प्रिन आता है और यहाँ पे क्लोपिडोग्रिल आता है। एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इरिवर्सिबली जो है यहाँ पे कॉक्स को यहाँ पे इनहिबिट करेगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो TXA2 का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे ADP रिसेप्टर ब्लॉकर जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे क्लोपिडोग्रिल है। थ्रोम्बोलिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है यहाँ पे एल्टीप्लेस, जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा इसको यहाँ पे प्लाज्मिनोजन को यहाँ पे प्लाज्मिन में, और यहाँ पे क्लॉट की लाइसिस हो जाएगी। यूज़ की बात करें स्टीम और स्ट्रोक में, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें रिकरेंट सर्जरी एंड ब्लीडिंग। देन हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे की साइड इफेक्ट और उसके एंटीडोट की। तो यहाँ पे ACEI कफ और यहाँ पे एंजियोडीमा, यहाँ पे ये स्विच करता है किसको, यहाँ पे अगर जो है AC से कफ और एंजियोडीमा हो रहा है तो हम किस पे स्विच करेंगे, ARBS पे। यहाँ पे डाइगोजिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रीट विद डिगाबाइन। यहाँ पे स्टेटिन मायोपैथी, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे किसको, स्टेटिन को, और रिड्यूस करेंगे क्या, डोज को। हेपेरिन इंड्यूस यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर किसी को हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे किसको, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे थ्रोम्बिन इनहिबिटर। एग्जाम्पल जो है अर्गेबेट्रॉन ट्रोबेन। यहाँ पे कुछ उसके बाद हम यहाँ पे निमोनिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे आपके सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। इसका एग्जांपल हम याद कर सकते हैं यहाँ पे बीम से। तो यहाँ पे बिस्प्रेलॉल, एस्मोलॉल, एटिनोलॉल और मेटाप्रेलॉल। स्टेटिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी, मायोपैथी और आपको यहाँ पे GI अपसेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे फार्माकोलॉजी का रैपिड रिविजन पार्ट 1। पार्ट 2 मैं आपको कल अपलोड करूँगा या फिर कल उसकी वीडियो बनाऊँगा फिर उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।